जय हिंद। हम लोग इरिटेरिया के समर्पण सीरीज का टेस्ट नंबर 3 आज हम लोग सोल्व कर रहे थे, जिसमें हमने फर्स्ट 75 क्वेश्चंस किया था। सेकंड 75 क्वेश्चंस अभी हम करेंगे। मैं दोस्तों बता दूं कि इरिटेरिया के 5 टेस्ट आ चुके हैं, तो हम फटाफट पहले पांचों टेस्ट कर लेंगे, जिसमें तीसरा टेस्ट आज मेरा हम लोग का खत्म हो जाएगा। उसके बाद इम्तिहान आईएएस का है, परफेक्शन आईएएस का है, दृष्टि आईएएस का है, फिर हम लोग उन लोग को भी सोल्व करेंगे। तो जैसे जैसे फिर एडिटेरिया आएगा तो फिर एडिटेरिया का छठवां टेस्ट देखेंगे, यानी जैसे जैसे मार्केट में टेस्ट सीरीज आते जाएगा हम वैसे वैसे सोल्व करते जाएंगे। लगातार बने रहें। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, जो भी वीडियोज को देखते हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर भी जरूर करें। हम वैसे सब बोलते नहीं है, बट थोड़ा सा प्लीज ध्यान रखिए। चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 करते हैं। 76 से चलते हैं। हाँ, हम लोग यहाँ तक क्वेश्चन को सोल्व किए थे 75 तक, है ना। 77 भी कर लिए थे। सती का पहला साक्ष्य किस काल में मिलता है? गुप्त काल में मिलता है। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 से करेंगे। 78 कहता है निम्न का मिलान कीजिए। सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। चलिए, क्षेत्र, ठीक है, ये 4 हैं और ये मिलाने वाले भी हैं। ये क्षेत्र क्या होता था? क्षेत्र जो होता था, ये गुप्त काल में जो कृषि योग्य भूमि था, इसको क्षेत्र कहा जाता था। हम अभी 2-3 सवाल पहले इसको सोल्व किए, है ना, यानी पिछले वीडियो में। तो जो क्षेत्र होता था वो कृषि योग्य भूमि को क्षेत्र कहा जाता था। खिला, खिला कहते थे जो बंजर भूमि होता था, उसको गुप्त काल में खिला कहा जाता था। वास्तु, रहने वाले योग्य भूमि को वास्तु कहते थे, और जो जंगल वाला भूमि होता था उसे अपहर्ता कहा जाता था। यानी पहला का चौथा, दूसरा का तीसरा, तीसरा का दूसरा, यानी 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, इसको भी मिलान करना है, स्तूप और स्थान। चलिए ध्यान रखिएगा। मीरपुर, मीरपुर खास, ये कहाँ है? सिंध में। कहाँ है? सिंध में। रत्नागिरी, नाम से लग रहा है, रत्नागिरी कहाँ है? उड़ीसा में, रत्नागिरी की पहाड़ी है ना। दमिक, दमिक कहाँ है? सारनाथ में। काकन्या, काकन्या सांची, काकन्या सांची। तो इसका है फर्स्ट का सेकेंड, सेकेंड का फर्स्ट, एक ही ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए। होप सो आप लोग मिला लिए होंगे। हम आगे चलते हैं, क्योंकि मिटाना पड़ता है, तो मिटा के आगे चलते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 80। 80 नंबर सवाल कहता है, 80 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में से कितने संरचनात्मक मंदिर गुप्त काल के हैं? यानी कौन से ऐसे मंदिर है जो गुप्त काल के हैं? पहला है, देखिए, विरूपाक्ष मंदिर। देखिए, विरूपाक्ष मंदिर जो है ना, ये चालुक्य काल से संबंधित, इसको चालुक्यों ने बनवाया था। तो ये इसमें नहीं होगा जी। किसका है? इसको चालुक्य ने बनवाया था। हमें किसका बताना है? गुप्त से बताना है ना, तो पहला नहीं होगा। दशावतार मंदिर, हाँ, ये गुप्त काल से संबंधित है। कंकाली मंदिर, ये भी गुप्त काल से संबंधित है। वरा मंदिर, ये तीनों गुप्त काल से संबंधित है, पहला नहीं है। इसका आंसर होगा केवल 3। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा मौर्य शासक दशरथ के संरक्षण में बनाई गई थी? आपको भी पता है कौन सी गुफा बनाया गया था? ये नागार्जुनी गुफा बनाया गया था। 4 गुफा था, है ना। ये कितने गुफे थे? 4 गुफे थे, जिनमें 3 गुफा का जो निर्माण है ये अशोक के समय में हुआ था। ये बता दूं, ये जो चारों गुफा है ये कहाँ है? ये जहानाबाद के पास बराबर की पहाड़ी में है। बराबर की पहाड़ी में, बराबर का जो पहाड़ है, यहाँ से बहुत बार सवाल पूछा गया इन गुफा के बारे में, है ना। 4 गुफा है, सुदामा गुफा, लोमस ऋषि, कर्ण चोपड़ा और नागार्जुनी। तो नागार्जुनी जो है ये उनके पौत्र, अशोक के पौत्र दशरथ के संरक्षण में बनाया गया था। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81। अगला सवाल है, तमिल महाकाव्य, तमिल महाकाव्य शिवगा
चिंतामणि, जिसको बोलते हैं हम लोग जीवक चिंतामणि, किसने लिखा था? ये लिखा था तिरुकुसदेव। तिरुतुकदेव किसने लिखा था? तिरुकुदेवस। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, थोड़ा मैं इसको ठीक से टिक कर देता हूं ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, नेंदू जेलेनियन किस राज्य का प्रसिद्ध शासक था? नेंदू जेलियन, नेंदू जेलियन जो था ये पांड्यों का एक प्रसिद्ध राजा था। ठीक है, आपसे सवाल पूछा जाएगा चेर का प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। सेन गुटवन, इसका नाम क्या था? सेन गुटवन, आपको याद भी होगा। सेन गुटवन, सेन गुटवन क्या था बताता हूं। सेन गुटवन जो था ये कणगी पूजा करता था। कणगी मतलब होता है बीबी, तो ये कणगी पूजा करता था, ससुर बीबी को पूजा करता था। और हद तो तब हो गया था जब ये कणगी पूजा में श्रीलंका के राजा को आमंत्रित किया था। कहता हम भी अपना बीवी को पूजते हैं, आप भी अपना बीवी को पूजिए। अरे ससुर, अलगे था कोई कार्टून। चोल राजा का नाम बताइए, प्रसिद्ध शासक का नाम करिकाल। वैसे चोल में दो तीन राजा प्रसिद्ध हुए, एक करिकाल थे, ये प्रथम चोल में करिकाल। ठीक है, अरे भाई करिकाल, करिकाल और दूसरा कौन थे? राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र प्रथम। ठीक है, ये दो बहुत प्रसिद्ध थे। पांड्य के अभी हमने चर्चा किया, नेंदू जेलेनियन है ना, नेंदू जेलेनियन। अगला शासक है पल्लव शासक पुलकेशिन द्वितीय को हराने के बाद वातापी कोंड की उपाधि धारण किया। वो पल्लव का कौन शासक था जो पुलकेशिन द्वितीय को हराया था? देखिए, पुलकेशिन द्वितीय को के बारे में आपको बताते हैं। पल्लवों का पहले पल्लवों का एक शासक था जिसका नाम था नरसिम्हा वर्मन। क्या नाम था? नरसिम्हा वर्मन। इन्होंने इन्होंने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था और पुलकेशिन द्वितीय को हरा करके वातापी कोंड का उपाधि धारण किया था। वातापी कोंड का उसने उपाधि धारण किया था। ठीक है, क्योंकि ये जो शासक थे पुलकेशिन द्वितीय, चालुक्य शासक थे, इन्होंने भी पल्लवों के शासक को हराया था। ठीक है, तो उसने भी उपाधि धारण किया था, इसने भी हरा के एक उपाधि धारण किया। चलिए, अगला शासक है जयदेव। बहुत अच्छा सवाल है। जयदेव किस वंश के दरबारी कवि थे? जयदेव जो थे ने सेन वंश के थे। सेन वंश में भी आपसे पूछा जाएगा कि सेन वंश में कौन था? तो लक्ष्मण सेन। सेन वंश का एक महान शासक का नाम बताइए। तो लक्ष्मण सेन, लक्ष्मण सेन। ठीक है, इसके क्या थे? एक प्रसिद्ध शासक थे जिनके दरबार में जयदेव रहते थे। जयदेव की एक बहुत बढ़िया रचना है, इसका रचना का नाम बताएंगे? गीत गोविंद। गीत गोविंद, तो गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। ठीक है, अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं, इसको मिटा देते हैं, आगे के सवाल पे हम लोग चल रहे हैं। अगला सवाल है कंबना, सवाल है कंबना, कुटना और को तमिल कविता के त्रिरत्न माना जाता है। तो तमिल कविता के त्रिरत्न जो है, इसको कमना, कुटना और पुगलिंडी, पुगलिंडी, इन तीनों को तमिल कविता के त्रिरत्न माना जाता है। आंसर डी। निम्नलिखित में से किसने विजय श्री साम्राज्य के खिलाफ सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया? जो शक्तिशाली समुद्री राज्य था जिसने मलय प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा और पड़ोसी द्वीपों पर शासन किया था, उनका नाम क्या था? उनका नाम था राजेंद्र प्रथम। अभी हमने चर्चा कर रहे थे, राजेंद्र प्रथम जो थे चोल का जो दूसरी बार चोल आया था उसका सबसे एक प्रसिद्ध शासक था। इन्होंने बहुत जगह पर आक्रमण किया। ये वही राजेंद्र प्रथम थे जिन्होंने श्रीलंका पर आक्रमण करके वहां के राजा को बंदी बना के ले आए थे। ये वही राजेंद्र प्रथम है
जिन्होंने इंडोनेशिया में जो सुमात्रा, जावा, ये सारे द्वीपों पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित साम्राज्यों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें जिन्होंने दक्कन के और आसपास क्षेत्रों पर शासन किया। दक्कन का मतलब होता है दक्षिण, है ना, दक्षिण भारत में दक्कन का पठार आप लोग नाम सुने होंगे। जब हम लोग ज्योग्राफी का करेंगे तो वहाँ दक्कन संबंधित सवाल आएगा, तो हम लोग उस टॉपिक को समझेंगे। ठीक है, थोड़ा हम लोग ऊपर खिसकाना पड़ेगा, थोड़ा इसको ऊपर खिसकाते हैं। हाँ, कहता है कि इनको काल के अनुसार व्यवस्थित करे जो दक्कन आसपास क्षेत्र पर शासन किया। देखो, सबसे पहले ऑप्शन में राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट जो है 752 ईसा पूर्व से लेके 973 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया था। राष्ट्रकूट जो है कब से कब तक किया था, 752 से लेके 973, 752 से लेकर के 973 तक। ठीक है, उसके बाद वकाटक। वकाटक जो है 3री शताब्दी से 5वीं शताब्दी तक किया था। 3री शताब्दी से 5वीं शताब्दी तक किया था। सातवाहन 60 ईसा पूर्व से 225 ईसा पूर्व तक किया था। और चालुक्य 543 ईसा पूर्व से लेकर के 755 ईसा पूर्व तक इन्होंने किया था। तो आइए, सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले आएगा सातवाहन। सबसे पहले कौन आएगा, सातवाहन, क्योंकि 60 से ही शुरू हुआ। तो पहले सी के बाद कौन आएगा जी, सी के बाद आएगा बी, सी के बाद बी, उसके बाद कौन सा आएगा, उस सी बी डी ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, पालो, प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के बीच वर्चस्व के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष मुख्य रूप से किसके लिए हुआ था। आपको हम पिछले जो हम लोग किए थे सेट, उसमें भी एक क्वेश्चन था कि कन्नौज पर कब्जा के लिए क्या था। कन्नौज जो है ना, उत्तर भारत का एकदम केंद्र माना जाता था। ऐसा कहा जाता था कि जो उत्तर भारत में कन्नौज पर शासन कर लेगा, वो पूरे भारत में आसान बढ़िया से शासन कर सकेगा। तो उत्तर भारत के लिए कन्नौज बहुत बढ़िया था, तो लड़ने के लिए त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था। ठीक है, अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित का मिलान करें, राज्य और इसकी राजधानी है। चलिए, बहुत बढ़िया, ये भी एक आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, है ना। सबसे पहले चोल की राजधानी कहाँ थी, तंजौर। कहाँ थी, तंजौर। चालुक्य की राजधानी कहाँ थी, वातापी। पल्लव की कांची, चेर का वंजी। ये तो सब मिला दिया इन्होंने। ठीक है, तो ए बी सी डी और क्या, ए बी सी डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 91, मोहनजोदड़ो एंड इंडस सिविलाइजेशन नामक पुस्तक किसने लिखी थी। वही जो खुदाई में ज्यादा समय तक रहा हो, जॉन मार्शल। किसने लिखा था, जॉन मार्शल। अगला सवाल, अगला सवाल है, मिलान करें। चलिए मिलान करते हैं, प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। ये नदी का प्राचीन नाम और आधुनिक नाम है जी। ठीक है, सबसे पहले परुष्णी नदी। परुष्णी नदी को भी क्या कहते हैं, रावी नदी। वितस्ता, वितस्ता कहा जाता है झेलम को, है ना, झेलम को। आस्किनी, आस्किनी कहा जाता है चेनाब को। किसको बोलते हैं, चेनाब को। बिपाशा, बिपाशा ब्यास को, बिपाशा बसु नाम सुने हैं ना। हाँ, तो ये है ब्यास नदी को। तो पहला का चौथा, दूसरा का तीसरा, तीसरा का 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, हाँ देखिए, सांख्य दर्शन सारे दर्शन है और उनके प्रवर्तक हैं।
चलिए अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है, कौन सा गलत मिलाया हुआ, जरा इसको हम लोग को देखना है। जैसे सांख्य दर्शन, कपिल मुनि हम लोगों ने पढ़ा था, सही है। न्याय दर्शन, न्याय दर्शन के कौन थे? गौतम थे, सही बात है। योग के कौन थे? पतंजलि थे, ये भी सही है। पूर्व मीमांस के जो है ना वो जैमिनी थे। कौन थे? जैमिनी, ठीक है, जैमिनी। और ये जो कनाद दिया है, कनाद थे वैशेषिक दर्शन के। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? मैं यहां लिख देता हूं, वैशेषिक। वैशेषिक दर्शन के कौन थे? कनाद थे। और उत्तर मीमांस के कौन थे? बादरायन। मैं इधर लिख दे रहा हूं, उत्तर मीमांस लिख लीजिएगा। उत्तर मीमांस के कौन थे? बादरायन। तो ये सब ध्यान रखिएगा, है ना। तो इसका कौन सा मिला हुआ सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी जो है गलत मिला हुआ है जी, है ना। अगला सवाल कहता है, वाजपेयी यज्ञ का संबंध किससे था? देखिए, वाजपेयी यज्ञ जो है ना, जब राजा शपथ लेता था तो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए किया जाता था। यानी जब भी कोई राजा शपथ लेता था, राजगद्दी पे बैठता था, तो शक्ति के प्रदर्शन के लिए रथ का दौड़ाया जाता था, तो उसी को बोलते थे वाजपेयी यज्ञ। अभी भी वाजपेयी यज्ञ होता है। अभी कैसे होता है जी? आप देखिएगा 26 जनवरी के दिन लाल किला पर क्या होता है? शक्ति प्रदर्शन होता है। तो ये भी तो एक तरह का वाजपेयी यज्ञ है ना। अगला सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन को चयन करना है। असत्य कथन को चयन करना है। सुत पिटक में बुद्ध के उपदेशों को संकलित किया गया है, बात सही है। सबसे बृहत्तम पिटक अभिधम पिटक है। नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी। सबसे जो बड़ा है वो अभिधम पिटक नहीं है, ठीक है, ये गलत है। सबसे बड़ा जो है सुत पिटक है। कौन है? सुत पिटक है, तो ये गलत गलत है। सबसे बड़ा जो है कौन है? सुत पिटक है, पहला वाला है ना, तो वो सबसे बड़ा है। विनय पिटक में संकलन उपाली ने किया था, सही बात है। अभिधम पिटक का संकलन मोगलिश उत्तिश ने किया था, सही बात है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही आंसर है, जो कि कथन क्या है? असत्य है। अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। दिव्यावादन के अनुसार, दिव्यावादन के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दिया था? उपगुप्त ने दिया था। किसने दिया था? उपगुप्त ने दिया था। गुप्त काल में कृषि पर कितना कर लगाया जाता था? तो कुल उपज का 1/6 भाग लगाया जाता था। निम्नलिखित ग्रंथों में कौन से कालिदास द्वारा लिखा गया था? हाँ, हम लोग कालिदास के पढ़े थे ना, ठीक है। अब देखिए कालिदास कौन कौन लिखे थे। तो अभी हम लोग जब फर्स्ट हाफ डिस्कस कर रहे थे तो आपको उसमें हमने बताया था। देखो, मिर्ग 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 कटिसम किसने लिखा था? ये शुद्रक ने लिखा था। किसने लिखा था? शुद्रक ने। शुद्रक ने, तालब से है, शुद्रक ने लिखा था, ठीक है। 10 गीतिका, 10 गीतिका, 10 गीतिका किसने लिखा था? जल्दी बताइए, किसी को पता हो तो। 10 गीतिका, 10 गीतिका, इसको आर्यभट्ट ने लिखा था। आर्यभट्ट, ठीक है, किसने लिखा था? आर्यभट्ट ने लिखा था। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास बाबा की है। रघुवंशम कालिदास बाबा की है। विक्रमोर्वशीय, विक्रमो उर्वशीय, विक्रम और उर्वशी की इसमें कहानी है, तो ये भी क्या कालिदास बाबा की है। ब्रह्म सिद्धांत, ब्रह्म सिद्धांत का किसने दिया था? ब्रह्मगुप्त ने दिया था। किसने दिया था? ब्रह्मगुप्त ने। ब्रह्मगुप्त। तो इसमें 3, 4, 5 कौन कहाँ है जी? ऑप्शन 3, 4, 5, ऑप्शन डी।
ये सिर्फ तीन लिखे थे कालिदास ने, बाकी का हम डिटेल बता दिया किसने किसने लिखा है। वातापी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? हम लोग चर्चा किए थे, है ना। तो ये कौन थे? जयसिंह थे। चालुक्य जो है 3 बार आया, चालुक्य कल्याणी, चालुक्य वातापी, चालुक्य बादामी, है ना। तो चलिए अब चलते हैं अगले सवाल पे, इसको मिटाना पड़ेगा। हम लोग 140 तक ही करेंगे क्योंकि बाकी के मैथ है, तो आपको पीडीएफ ऑलरेडी डल चुका है, तो आप वहां से मैथ का क्वेश्चन देख लेंगे। आइए अगला सवाल। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देवपाल ने उत्तरापद स्वामी की उपाधि धारण की थी। देवपाल ने उत्तरापद की नहीं, देवपाल नहीं किया था जी, ये गलत मुझे लग रहा है, क्योंकि पाल वंश के संस्थापक कौन था? गोपाल था। गोपाल ने क्या किया था? उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। धर्मपाल ने विक्रमशिला की स्थापना किया था। धर्मपाल ने त्रिपक्षीय में युद्ध में भाग लिया था। और धर्मपाल ने उत्तरापद स्वामी की उपाधि धारण की थी। किसने की थी? धर्मपाल ने। देवपाल ने नहीं किया था, धर्मपाल ने, है ना। देवपाल ने मुंगेर को अपना राजधानी बनाया था। हाँ ये सही है, केवल दूसरा सही है। पाल वंश के बारे में ठीक है, आप लोग को तो कई बार बताया हूं। इनके संस्थापक कौन थे? गोपाल, 750 ईस्वी में हुई थी। गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार शरीफ में किया था। उसके बाद उनका शासक धर्मपाल बहुत बढ़िया शासक था। इन्होंने विक्रमशिला में भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया। धर्मपाल लेकिन थोड़ा सा बेवकूफ निकला, इतना अच्छा काम कर रहा था तो ससुर त्रिपक्षीय युद्ध में भाग लेने चला गया। त्रिपक्षीय युद्ध में जब भाग लिया तो क्या हुआ? वो फलतः उसकी हार हो गई और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। तो धर्मपाल ने उत्तरापद स्वामी की धारण किया था उपाधि। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से बिहार के किन स्थानों से नवपाषाणीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? आइए, सनुआर से सही बात है, मनेर से, चिरान से, चेचर से, चारों से हुआ जी, पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों से हुआ है। ठीक है, हाँ, मानव के बहुत सारे चीजें इन्हें बस्तियों मिला था, नवपाषाणीन अवशेष जैसे मिला था, है ना। चिरान चिरान चेचर, मनेर, सनुआर, है ना, पत्थर एवं हड्डियों के औजार प्राप्त हुए थे, जो लगभग 2500 ईसा पूर्व था, पुराना था। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल कहता है, ये रीजनिंग टाइप का सवाल है। ऋग वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार के पश्चिमी सीमा तक था। बिहार के पश्चिमी सीमा तक था, इतना दूर तक थोड़ी था, ये पहला गलत है। देखो, वैदिक वैदिक सभ्यता का विस्तार है ना, बिहार में था ही नहीं। ठीक है, तो बिहार के पश्चिमी सीमा पूर्वी सीमा की तो बात ही नहीं आता, बिहार में था ही नहीं। ठीक है, आइए, कारण है ऋग वैदिक में बिहार के कीकट शब्द का हाँ, इसीलिए कारण सही है कि बिहार ऋग्वेद में बिहार को कीकट शब्द से संबोधित किया गया था। ठीक है, हाँ, कीकट। ठीक है, अथर्ववेद में पंचवर्षीय ब्राह्मण ने इसे वात्य के रूप में संबोधित किया है। ठीक है, कीकट का मतलब होता है अपवित्र देश। कीकट का मतलब क्या होता है? अपवित्र देश। इसीलिए यहाँ पर ऋग्वैदिक सभ्यता नहीं था, अपवित्र देश बिहार को कहा गया था। तो इनका क्या है? कथन एक गलत है और रीजन सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है, मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम किसमें मिलता है? देखिए, ये जो है अथर्ववेद में सबसे पहले मिला था। अथर्ववेद में मगध की जो प्रारंभिक राजधानी राजगिरा थी, गिरिव्रज थी, यह 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी, ऐसा अथर्ववेद में कहा गया है। और मगध का जो विस्तार है, उसकी जो चर्चा है, ये सारी अथर्ववेद में दिया हुआ है।
16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद का विस्तार बिहार क्षेत्र में था? सिर्फ 3 महाजनपद हैं। ठीक है, कौन कौन? वज्जी, तीनों का नाम लिख दे रहा हूं मैं, जो बिहार में, वज्जी, ठीक है, वज्जी, जिसका अभी क्षेत्र क्या है? वैशाली, है ना? जिस राजधानी क्या थे? वैशाली, अभी वर्तमान वैशाली मुजफ्फरपुर सब इसमें आता है। दूसरा है मगध, मगध जिसमें पटना, गया, नालंदा है ना, ये सब आता है। तीसरा है अंग, अंग भागलपुर, है ना, भागलपुर से। ठीक है, अगला सवाल है, मौर्यकालीन प्रशासन में कंटक शोधन क्या था? कंटक शोधन क्या था? तो कंटक शोधन जो था वो फौजदारी न्यायालय था। कंटक शोधन क्या था? फौजदारी न्यायालय था। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज 7 वर्गों में विभाजित था। देखिए, मेगास्थनीज जब आया था तो उन्होंने एक जाते हुए एक किताब लिखा था। किताब का नाम क्या था? इंडिका। इंडिका एक पुस्तक लिखा था। इस पुस्तक में उन्होंने बताया था कि जो समाज है वो 7 वर्ग नहीं 4 वर्ग बताया था। कितना बताया था? 4 वर्ग बटा हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में, है ना? तो इन्होंने, नहीं नहीं, वो 4 वर्ग थे, सॉरी सॉरी, ये क्वेश्चन सही, ये सही है, 7 वर्ग में ही विभाजित था। ठीक है, ठीक है। उन्होंने कहा था कि उनके अनुसार जो सामाजिक व्यवस्था था ये कौटिल्य के अनुसार था कि 4 में है, लेकिन मेगास्थनीज ने कहा था 7 वर्ग में। सही बात है, ये पहला सही है। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य काल में दास व्यवस्था प्रचलित थी। देखिए, कौटिल्य कहता था कि दास व्यवस्था प्रचलित था, जबकि मेगास्थनीज ने दास प्रथा को स्वीकार नहीं किया था। तो ये गलत है। असत्य कथन सुनना, असत्य कौन था? केवल सेकेंड है। बात समझिए, दोनों में कंफ्यूजन होगा। मेगा अस्थनीज के अनुसार 7 वर्ग में था, कौटिल्य के अनुसार 4 वर्ग में था। कौटिल्य कहता था कि दास व्यवस्था प्रचलित था, यानी कि खरीद बिक्री होती थी, लेकिन मेगा अस्थनीज कहता था नहीं 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 नहीं, वहां दास व्यवस्था प्रचलित था ही नहीं। ठीक है, तो दूसरा गलत है। अगला सवाल है, बौद्ध धर्म के व्रजयान शाखा का विकास किस नदी में हुआ था? सॉरी, किस सदी में हुआ था? हम नदी पढ़ लिए इसको, वही सोचे कि ये 8वीं सदी में हुआ था जी। किस सदी में हुआ था? 8वीं सदी में हुआ था, जब बौद्ध धर्म की चौथी संगति के बाद 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान। तो 8वीं सदी में बौद्ध धर्म का जो ब्रजयान शाखा का विकास हुआ था। अगला सवाल कहता है, मिलान करिए। चलिए मिलान करते हैं जरा हम लोग। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और अ, गलत मिलान का चयन करना है। चलिए, बिंबिसार, राजगिरा, बिंबिसार, राजगिरा, सही बात है। शिशुनाग, पाटलिपुत्रा, नहीं जी, शिशुनाग जो था वैशाली अपनी राजधानी बनाया था, पाटलिपुत्रा नहीं बनाया था, वैशाली को बनाया था। कुषाण, पुरुषपुर, गुप्तवंश, पाटलिपुत्र। ठीक है, ये सब बाकी क्या है? सही है, सिर्फ बी क्या है? गलत है ना? प्रजा परिमिता साहित्य के मुख्य लेखक कौन थे? प्रजा परित के कौन थे? नागार्जुन। कौन थे? नागार्जुन थे। अगला सवाल है, अशोक के शासन के महत्वपूर्ण वर्ष के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? गलत ढूंढना है, ध्यान रखे। 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध, सही बात है। 11वें वर्ष में बोध गया की यात्रा
नहीं भाई, ये 10वें वर्ष में हुआ था। कब हुआ था? 10वें वर्ष में हुआ था। यही गलत है। 13वें वर्ष में धम्म का शिलालेख में अंकन, सही बात है। 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा, ये भी सही बात है। आंसर इसका क्या होगा? बी। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल कहता है, बहुत बड़ा सवाल दिया इन्होंने। पशुधन स्वास्थ्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पशु औषधि केंद्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब थोड़ा वो शायद करंट अफेयर आ गया ना, करेक्ट। इसका इस पहल का मुख्य उद्देश्य पशुधन के स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए केवल ब्रांडेड पशु चिकित्साओं का दवा का वितरण करना है। नहीं नहीं, केवल ब्रांडेड नहीं, सारी के लिए था, गलत है ये। ठीक है, हमें क्या ढूंढना है, कौन सा सत्य है। इन केंद्रों को मानव औषधियों के लिए प्रयुक्त सफल प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के मॉडल पर आधारित किया गया है। सही बात है। इस परियोजना के लिए 75 करोड़ का आवंटन किया गया है, जिसमें दवा की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन भी शामिल है। सही है। केवल दूसरा और तीसरा। अगला सवाल। अगला सवाल है, सब करंट अफेयर है। एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की प्रथा के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा असत्य है? कौन सा असत्य है? चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा इसमें असत्य है। 1996 से पहले किसी उम्मीदवार के लिए चुनाव लड़ने की सीटों की संख्या पर कोई सीमा नहीं थी। बात सही है। जन प्रतिनिधि अधिनियम 1996 के बाद संशोधन करके उम्मीदवारों को अधिकतम 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई। सही बात है। बहुत सारे नेता 2 सीटों पर लड़ते हैं ना। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार एक से अधिक सीटें जीतने पर उम्मीदवार को सभी सीटों से इस्तीफा देना होगा और केवल एक सीट को छोड़कर। देखिए ये गलत है, क्योंकि जब 2 ही सीट पर चुनाव लड़ेगा और 2 सीट में से एक सीट पर जीत जाएगा, तो सभी सीटों पे क्यों इस्तीफा देगा? एक ही सीट पर नहीं इस्तीफा देगा जी। तो ये गलत है। आलोचकों का तर्क इस प्रथा से सत्तारूढ़ पार्टी के विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर प्रभाव सुनिश्चित करके अनुपातिक रूप से लाभ मिलता है। हाँ सही बात है। तो इसका सत्य कौन सा है? सी है। चलिए अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री मातृत्व योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पीएम वीआईओ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 1 जनवरी 2017 को शुरू की गई थी। शुरू की गई थी। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि कौन सी सही है। तो बिल्कुल सही बात है। मातृत्व लाभ एक महिला को उसके 2 जीवित बच्चों के लिए प्रदान किया जाता है, बशर्ते दूसरा बच्चा लड़की हो। हाँ, उनमें से दूसरे एक क्या हो, एक दूसरा बच्चा क्या हो, लड़की हो, तभी ये आपको मिलेगा। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं पहले बच्चे के लिए 5,000 की राशि 3 किस्तों में दी जाती है। सही बात है। दूसरे बच्चे के लिए यदि वह लड़की है तो जन्म के बाद एक किस्त में 6,000 की राशि प्रदान की जाती है। सही बात है, चारों सही है जी। अगला सवाल। अगला सवाल, इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं अगला सवाल के लिए। केसलर सिंड्रोम, केसलर सिंड्रोम का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? किससे है समझिए। तो केसलर सिंड्रोम जो है ना, ये जैसे जो केसलर सिंड्रोम जो है, ये जो पृथ्वी की जो निचली कक्षा में जो मलबा उलबा जो है, अंतरिक्ष मलबा है, उसके घनत्व बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो उसको क्या होगा कि हमारा सैटेलाइट को टकराने का डर होता है। इसीलिए
इसको हटाया जाता है और ये जो है एक इसी से संबंधित है, यानी पृथ्वी के निचली कक्षा में अंतरिक्ष मलबे के घनत्व के वृद्धि से संबंधित है, जिससे टकराव की संभावना बढ़ जाती है। अगला है सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल के तहत हीरे हीरोराइट्स का उपयोग किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जा रहा है? तो किसके लिए किया जा रहा है? टीबी के लिए, क्षय रोग के लिए। अगला सवाल, वैलेस रेखा क्या है? जैसा कि हाल के अकादमी अध्ययनों और वृत्त चित्रों में पुनः विचार किया गया है, तो वैलेस रेखा देखिए, वैलेस रेखा जो है ना, एक मतलब इंडोनेशियाई द्वीप समूह में एक भौगोलिक सीमा है जो वनस्पति और जीवों के विकास को चिन्हित करता है। तो कहाँ का है? इंडोनेशिया द्वीप समूह का। मानव को नहीं, नहीं, ये नहीं है। एक भौगोलिक जीव सीमा है जो इंडोनेशिया समूह में वनस्पति जीवों की विकास को चिन्हित करता है। सही बात है। इसका आंसर क्या होगा? बी। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत भारत के किस शहर में भारत का पहला हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र शुरू किया जा रहा है? तो ये कहाँ शुरू किया जा रहा है? इंदौर में शुरू किया जा रहा है। ठीक है, अगला सवाल चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए गठित राष्ट्रीय टास्क फोर्स की अध्यक्षता कौन करेगा? इसकी अध्यक्षता जो करेंगे वो न्यायमूर्ति एस रविचंद्रन भट्ट। अगला सवाल है, प्रथम सौर वेदना उत्सव का आयोजन बिहार के किस स्थान पर किया गया और इसका मुख्य योजना क्या, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये मोतिहारी में हुआ था जी। कहाँ हुआ था? मोतिहारी में हुआ था, जिसका उद्देश्य क्या था? सशस्त्र बलों की सैन्य क्षमता को प्रदर्शन कर युवाओं को इसमें शामिल करने हेतु प्रेरित करना था। तो ये ध्यान रखिएगा, मोतिहारी में हुआ था। अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का आधिकारिक थीम क्या था? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का आधिकारिक थीम क्या था? आपको ही पता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब से मनाया जा रहा है? 2015 से। कब से मनाया जा रहा है? 2015 से। किस तारीख को मनाया जाता है? 21 जून को। कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, इसका परिवार था इसका थीम था एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। अगला है, क्रिस्टी केवेंट्री जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में एक ऐतिहासिक पद प्राप्त किया, किस देश की तैराक हैं? ये जिम्बाब्वे की है। कहाँ की है? जिम्बाब्वे की है। ठीक है, तो जी बहुत दिग्गज तैराक हैं जिन्होंने आईओसी की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष बनकर इतिहास रच दिया है। अगला सवाल, भारत द्वारा हाल ही में यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल की गई 6 परिसंपत्तियों में से कौन सी एक नहीं है? देखिए, हाल ही में जो शामिल हुआ था उनमें 6 परिसंपत्ति कौन कौन सा है जी? कांगेर, ठीक है, कांगेरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये है। ठीक है, मधुमल मेगालिथिक मेनहिरी ये भी है। 64 योगिनी मंदिर ये भी है। ये पहले ही शामिल हुआ, ये अभी नहीं शामिल हुआ जी। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर इसमें क्या होगा? सही आंसर, जो अभी नहीं है, पहले ही शामिल हो चुका है। अगला सवाल, पहला भारतीय फिल्म महोत्सव किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो ये है अमेरिका में हुआ था। ठीक है, सिएटल, सिएटल अमेरिका में आयोजित किया गया था। अगला सवाल, इसको मिटा रहे हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। अगला सवाल है,
हम्म हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के कामले जिले में मनाए गए न्यूकुम यूलो उत्सव का संबंध मुख्य रूप से किस जनजाति से है? तो ये जो है ये नीशी जनजाति से है। अगला सवाल, देश में किस राज्य में ने गांव के लोगों को त्वरित और पारदर्शी तरीके से न्याय दिलाने के लिए पहली बार ई ग्राम कचहरी लागू की है? हाँ, ई ग्राम कचहरी लागू किसने किया? बिहार किया। स्टार लगा लो इसको भैया, ये एकदम आना ही तय है 71वीं में। अगला है, बिहार सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार के सकल राज घरेलू उत्पाद जीएसडीपी की वर्तमान मूल्य पर अनुमानित वृद्धि दर क्या थी? ये था 14.5, 14.5%। क्या था? 14.5%। अगला है, बिहार बजट 2020-25-26 में शिक्षा के क्षेत्र के लिए कुल बजट का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है? देखिए, शिक्षा के लिए ना 25% से ज्यादा दिया गया है जी। शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया गया है, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज्यादा जोर दिया गया है। ठीक है, अगला सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, कोसी मेची नदी जोड़ो परियोजना बिहार के निम्न में से किन जिलों को लाभ होगा? अभी देखिए, हाल ही में मुख्यमंत्री साहब ने ये परियोजना स्टार्टेड किया है ना, जिसका जिसका नाम क्या है? इसका नाम है कोसी कोसी मेची नदी जोड़ो परियोजना। तो इसको किसको होगा? अररिया को होगा, अररिया को होगा, पूर्णिया को होगा, है ना, सुपौल को नहीं होगा, कटिहार को होगा और किशनगंज को होगा। ठीक है, पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा कोई है ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल है, बिहार के निम्न में से किन जिलों में 4 नए चिड़ियाघर खुलेंगे? तो 4 चिड़ियाघर कहाँ कहाँ खुलेंगे जी? सासाराम में खुलेंगे, जमुई में खुलेगा और गया में खुलेगा। बेगूसराय में पहले से खुला हुआ है, तो बेगूसराय में नहीं खुलेगा। ठीक है, हम्म तो पहला, दूसरा, चौथा, ऑप्शन नंबर बी। बिहार राज्य के किन 2 स्थानों पर विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो जो घोषणा की गई है, यह पश्चिमी चंपारण और बक्सर में। पश्चिमी चंपारण और बक्सर में। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस जहाज को महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम को सौंपा है ताकि उसे भारत के पहले अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम चट्टान में परिवर्तित किया जा सके? देखिए, ये जो है ना, ये INS गुलदार को सौंपा गया है। INS गुलदार को सौंपा गया है ताकि उसे भारत के पहले अंडर वाटर म्यूजियम उससे बनाया जाएगा और कृत्रिम चट्टान में परिवर्तित किया जा सकेगा। ठीक है, अगला सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? नई दिल्ली में, है ना। अगला सवाल, मार्च 2025 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या थी? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, विश्व खुशहाली सूचकांक, है ना। तो विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का 118वां रैंक था। आपको बता दूं कि इससे पहले 2024 में 126वां रैंक थी, है ना। 2024 में कितनी थी? 126वां रैंक थी। तो थोड़ी सी मतलब ठीक ठाक स्थिति में आ रही है। सबसे खुशहाल देश कौन है? फिनलैंड। कौन है? फिनलैंड जी। ठीक है, और एशिया का और नेपाल का 92 रैंक है, पाकिस्तान का 109वां रैंक है। पाकिस्तान छोटा 100 इतना खुशहाल कैसे हो सकता है? हैं? मतलब दाना दाना के लिए तरस रहा है, पता नहीं।
अफगानिस्तान जो है सबसे खराब स्थिति किसकी है? अफगानिस्तान की है, 147वीं है। ठीक है, बस इस तरह से वहां तो खुशहाली और भी नहीं है। अगला सवाल, विश्व क्षय रोग टीबी दिवस 2025 की थीम क्या थी? इसका थीम था, हाँ हम टीबी को खत्म कर सकते हैं, प्रतिबद्ध निवेश उद्धार। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल जो है, अगला सवाल जो है ये है, मार्च 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला द्वारा अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए विकास किए गए भारत के पहले स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? इनका जो नाम है ये विक्रम 3201 एंड कल्पना 3201। ये कल्पना चावला और उस विक्रम के नाम पर रखा गया है। अगला सवाल, हाल ही में बिहार को ऊर्जा एवं कृषि क्षेत्र में 2 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इन पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो कौन से कथन सत्य हैं? ऊर्जा क्षेत्र में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने हेतु बिहार को स्वर्ण पुरस्कार मिला है, सही बात है। कृषि एवं किसान सशक्तिकरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी पहल श्रेणी में बिहार कृषि ऐप को स्वर्ण पदक मिला है, सही बात है। दोनों सही है जी, दोनों सही है। अगला सवाल पे चलते हैं, थोड़ा सा और है। अगला सवाल है, मार्च 2025 में भारत ने किस देश के साथ अपने समुद्री डिजिटलीकरण और डिकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए LOI एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है? तो ये सिंगापुर के साथ किया है। अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी भारत के धन प्रेषण सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए विचार करते हैं। ठीक है, कथन 1 कहता है 2023-24 में भारत को सबसे अधिक रेमिटेंस संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त हुआ, सही बात है। कथन 2 कहता है 23-24 में भारत के राज्यों में सबसे अधिक रेजिमेंट गुजरात से प्राप्त हुआ है, नहीं जी, ये कथन 2 जो है ये गलत है, महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है? महाराष्ट्र से, MH महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ है। सिर्फ कथन पहला सही है। 2 सवाल और हैं, अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। वैसे सवाल तो 150 हैं, लेकिन मैथ के क्वेश्चन है, आप सोल्व करिएगा। मैथ का क्वेश्चन हम एक बार लाएंगे जिसमें से कि 10-10 करके सारे सेट को हम सोल्व कर देंगे। अभी नहीं करेंगे, अभी बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। आइए अगला सवाल, प्रख्यात हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को हाल ही में भारत का सर्वोच्च नागरिक साहित्य सम्मान यानी 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस सम्मान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कौन से कथन सही है? उन्होंने यह पुरस्कार लघु कथा, कविता और निबंध में उनके असाधारण कार्य के लिए दिया गया, सही बात है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हैं, सही बात है। ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित होने वाले 12वें हिंदी लेखक है, तीनों सही है जी, तीनों सही है। अगला सवाल, दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से हाल ही में किस नाम से विशेष दस्ते को शुरू किया है? तो ये जो शुरू हुआ है इसका नाम है शिष्टाचार दस्ते। तो ये थे हमारे आज के सेट नंबर 3 कंप्लीट हो गया। हम कल सेट नंबर 4 लेकर आएंगे, तब तक रिवीजन करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।